आज हम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में हमने ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम उसके थीम और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका थीम देख लेते हैं। ओके, थीम का मतलब क्या होता है? अगर हमसे कोई पूछे कि थीम क्या है, तो मैं बता दूं कि थीम क्या है। कोई भी चीज जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, जिस घटना पर आधारित है, जिस चीज की व्याख्या कर रही है, पूरी की पूरी उसी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, किसी एक बिंदु के इर्द गिर्द पूरी कहानी, पूरी कविता घूम रही है, वही उसकी थीम होती है। यानी थीम का मतलब होता है कि आप किस चीज को लेकर इस पूरी कविता को लिखे हुए हैं, वह होती है उसकी थीम। तो आखिर जॉन डॉन साहब ने स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को लिखा है, तो कोई ना कोई थीम रही होगी, कोई ना कोई ऐसा केंद्र बिंदु रहा होगा जिसके चारों तरफ ये कविता घूम रही होगी, उसी के चारों तरफ ये कविता होगी, उसी के बारे में बात कर रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग थीम देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का थीम क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने थीम लिखा हुआ है, द ऑथर वाज प्लानिंग टू गो आउटसाइड फॉर ए वर्क बट हिज वाइफ वाज अफ्रेड। कि थीम ये है कि ऑथर जो है वो कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट, लेकिन उनकी बीवी इस बात से थोड़ी घबराई हुई है, थोड़ी सी डरी हुई है। She did not want that he went to leave her, और वो नहीं चाहती हैं कि उनका पति उन्हें छोड़कर जाए। ओके, ऑथर कन्विंस्ड हर, ऑथर ने उन्हें समझाया that he was not going permanently, कि वह परमानेंटली नहीं जा रहे हैं, he will come back soon, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इसी ये जो ऑथर जो समझा रहे अपनी बीवी को, जो डरी हुई है और उनका डर निकाल रहे हैं ऑथर, और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पूरे समझाने की कोशिश पर ही ये कविता केंद्रित है। इस पूरी कविता को जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ सर, ये जो कविता है, ऑथर जो अपनी बीवी को कन्विंस कर रहा है कि तुम डरो मत, मुझे जाने दो, मैं आ जाऊंगा, उसी के इर्द गिर्द सारी कविता है। इसलिए यही कविता की थीम है बच्चों, यही थीम है। ओके, हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के आज पहला स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, तो देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर द वियरनेस ऑफ थी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए मैं बताता हूं क्या है। राइटर कह रहा है कि प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। अब जरा समझिए, राइटर कह रहा है अपनी बीवी से, याद है ना आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि उनकी बीवी थी एन मोर, राइट, जिनसे उन्होंने चुपके चुपके शादी कर ली थी और जेल भी जाना पड़ा था। तो उनसे कह रहे हैं कि प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा। देखिए आप जरा समझिए क्या है ये, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तो वो जा रहे हैं, उनका जाना तय है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को कह रहा मैं नहीं जा रहा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वह अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा है, जैसे आदमी तसल्ली देता है ना किसी को, जी कह रहे हम कहाँ जाते हैं, अब एक कुछ देर में आ जाए, कहाँ जाते हैं, जात थोड़े बनी, ऐसा कुछ आपने सुना होगा तसल्ली देने का आइडिया। सेम आइडिया हमको लगता है बिहार से ही चोरी किए हैं वो, ठीक है ना, सेम आइडिया अपनी बीवी से कहना, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। जा तो रहे हैं लेकिन तसल्ली देने को मैं नहीं जा रहा। इसका मतलब ये को ये कहना चाहते हैं कि मैं परमानेंट नहीं जा रहा, मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। इसमें ये भाव छुपा हुआ है। फॉर वियरनेस ऑफ थी, अब पुराने जमाने में यू नहीं हुआ करता था, पुराने जमाने के लिटरेचर में हुआ करता था थी यू की जगह। तो थी, थाइन, कहीं भी थू लिखा होगा, वहां यू का मतलब होता है तुम का मतलब होता है। वियरनेस का मतलब क्या है बच्चों? वियरनेस का मतलब होता है थक जाना, उब जाना, थक जाना, उब जाना। तो वो क्या कर रहे हैं कि प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। फॉर वियरनेस ऑफ थी, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे उब गया हूं, थक गया हूं और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तो प्यारी प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, ना तो मैं तुमसे उबा हूं। अब तुम्हें बताओ, एक लड़की जिसके साथ उन्होंने शादी करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया हो, जॉब छोड़ दिया हो, जॉब छूट गई, जेल जाना पड़ा हो, क्या वो उससे थक सकते हैं? नहीं ना। लेकिन आप जरा सोचिए, लड़की कैसी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आइडिया कि ये जा रहा है, लगता है कि मुझसे थक गया है। गजब का कॉन्सेप्ट है ना लड़कियों का।
देखा आपने लड़कियों का मिजाज यहाँ देखिए, आप समझिए, उसको याद करना चाहिए उस लड़की को कि एन मोर को याद करना चाहिए कि भाई इसने मुझसे इतना मोहब्बत की और इतनी मोहब्बत थी कि इसने अपने जॉब को रिस्क पे लिया, जेल भी गया और मुझसे शादी की, और आज मैं ये सोच रही हूँ, उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कि वह मुझसे थक गया इसलिए जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, राइट? तो थोड़ा समझिए आप लोग। तो राइटर कह रहे हैं कि प्रियतम मैं नहीं जा रहा, और मैं इसलिए नहीं जा रहा, तुम अगर ये कहीं सोच रही हो कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं और मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं, थक गया हूं, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात मन में नहीं सोचना। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस आशा में, होप माने आशा होता है, ना ही इस आशा में जा रहा हूं कि द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया मुझे दिखाएगी, देगी, मुझे देगी क्या, ए फिटर लव फॉर मी, मुझे अपने लिए एक सच्ची मोहब्बत इस दुनिया में मिल जाएगी, इस तलाश में भी नहीं जा रहा हूं। क्योंकि प्रियतम जरा याद करो, मेरी सच्ची मोहब्बत कौन है? तुम ही तो हो। और जब मेरी सच्ची मोहब्बत ऑटोमेटिक है मेरे पास, तो मैं दूसरी मोहब्बत के लिए क्यों जाऊंगा? इसलिए प्रियतम तुम कभी अपने दिल में यह भी ख्याल मत लाना कि मैं इस आशा में जा रहा हूं कि यह दुनिया तुमसे ज्यादा मुझे सच्ची मोहब्बत देगी, ज्यादा मोहब्बत देगी, और मैं उसकी तलाश में जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, मेरी सच्ची मोहब्बत तुम हो। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, लेकिन प्रियतम एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। कोई ना कोई ऐसा दिन, ऐसा लम्हा आएगा जब मेरी सांसें मुझसे जुदा हो जाएंगी, और उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। तुम कितना भी रोगी, चिल्लाओगी, कुछ भी करोगी, मैं लौट के नहीं आऊंगा। तो जरा सोचो, तो राइटर यहाँ कह रहा है कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है। तो कह रहे हैं राइटर टू यूज सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट मतलब था मजाक में, कि मैं अपने आप को मजाक में ये मान के चलूं, थर्स बाय फेंट डेथ टू डाई, फेंट मतलब था झूठी, डेथ मतलब मृत्यु, कि मैं अपने आप को मजाक में ये मान के चलूं कि मैं मर चुका हूं, मैं एक झूठी मौत मर चुका हूं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, मजाक में ये समझ लो, और अपने दिल को तसल्ली दे दो, क्योंकि मुझे एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। अगर प्रियतम तुम्हारे यही हाल रहे, मेरे अभी कुछ लम्हे के लिए जाने पर तुम्हारा ये हाल है कि तुम रह नहीं पा रही हो और तुम मुझे रोक रही हो, तो प्रियतम उस दिन क्या होगा जिस दिन मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। तो आज से कम आज उसका एक डेमो ले लो, कि आज तुम ये मान के चलो, एक झूठा ही मान के चलो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, ताकि तुम्हें मेरे जाने के बाद दुख सहने की आदत पड़ जाए, नहीं तो उस समय तुम इस दुख को कैसे सहोगी। तो आज उसका एक रिहर्सल कर लो, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दूर रहने की आदत तुमको पड़ेगी इससे। तो राइटर इतना ही बात इसमें कह रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। राइटर कह रहा है कि प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, और मैं इसलिए नहीं जा रहा, तुम अगर ये सोच रही हो कि मैं तुमसे थक गया हूं और इसलिए जा रहा हूं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल तुम्हारा गलत है प्रियतम। मैं तुमसे न थका हूं ना उबा हूं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं फिर आने वाला हूं, मैं तुमसे थक कर उब कर नहीं जा रहा है, और ना ही इस आशा में जा रहा है कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत दिखाएगी। अरे मेरी सच्ची मोहब्बत तो तुम हो, तुमसे अच्छा कौन देगा मुझे मोहब्बत, तो तुम ये भी सोचना छोड़ दो। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, लेकिन प्रियतम जरा सोचो, एक ना एक दिन तो मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और हो सकता है तुम उसके बाद अकेली पड़ जाओगी। तो इससे बढ़िया ये है कि आज मजाक में ही सही मैं तुमसे कुछ दिन के लिए दूर जा रहा हूं, तुम समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, ताकि मेरे न रहने पर भी तुम्हें यहाँ जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। ओके, ये आपका सेकंड स्टेंजा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। Easter night, the sun went hence and ate his hair today. अब राइटर अपनी तुलना, अपनी बीबी को अपनी बात समझाने के लिए अपनी तुलना सूर्य से कर रहा है। कल मैंने बताया था कि कोई भी मेटाफिजिकल पोएट हो, उसकी पोएम में एक कंसीट जरूर होता है। कंसीट का मतलब होता है एक ऐसी तुलना जो असंभव हो। अब एक आदमी और एक सूर्य की तुलना, अपनी बात समझाने के लिए अपने आप को सूर्य से तुलना कर देना, ये कंसीट ही तो है, एक असंभव तुलना ही तो है। तो आप यहाँ पे कंसीट आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हेयर टुडे। अब जिस तरह से आपने सुना होगा एस्टरडे, बीता हुआ कल, उसी तरह से एस्टर नाइट होता है। एस्टर नाइट का मतलब होता है बच्चों कि बीता हुआ रात, बीती हुई रात में सूर्य चला गया। अब राइटर अपनी पत्नी को समझाने के लिए कह रहे हैं कि देखो प्रिय, कल रात को सूर्य चला गया, लेकिन
एंड इट इज हेयर टुडे, लेकिन देखो आज यह तुम्हारे सामने है। यानी राइटर इससे अपनी बीवी को क्या समझना चाहते हैं कि जिस तरह से सूर्य कल रात को चला गया था और आज तुम्हारे सामने है, उसी तरह से मैं भी जाऊंगा और चला आऊंगा। इस तरह की बातें वो समझाना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से कंपेयर करके। He has no desire, no sense, और ये भी कहना चाहते हैं कि देखो सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा थी, ना तो कोई अभिलाषा थी, ना तो कोई भाव था, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, ना तो उसके पास कोई छोटे रास्ते थे, उसकी रास्ता फिक्स है, उसका अपना रास्ता फिक्स है, लेकिन उसके पास कोई छोटा रास्ता नहीं है, ठीक है, ना तो उसके पास कोई इच्छा है, ना तो उसके पास कोई भाव है, ना तो कोई छोटा रास्ता है, फिर भी वो कल रात को गया और आज आ गया। तो सोचो, देन फियर नॉट मी, इसलिए प्रिय प्रिय मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बल्कि तुम मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं उससे ज्यादा फास्ट जर्नी, यानी सूर्य से भी ज्यादा फास्ट यात्रा करके तुम्हारे पास चला आऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा, अब ये पंख नहीं होगा, इसका मतलब पंख नहीं होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि विंग्स एंड स्पर का मतलब उत्साह एंड उमंग। तो राइटर कहता है कि चूंकि उसमें उत्साह और उमंग नहीं था, ना तो कोई भाव था, लेकिन मेरे अंदर उत्साह और उमंग है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह और उमंग है, इसलिए मैं बहुत जल्दी यात्रा करके प्रिय मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यानी इस पूरे स्टेंजा से राइटर क्या कहना चाहता है समझिए। राइटर कह रहा है कि राइटर सबसे पहले इस स्टेंजा में अपनी बात को रखने के लिए अपनी तुलना सूर्य से कर रहा है और सूर्य के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक कंसीट पैदा करता है, एक असंभव तुलना है, ठीक है। तो उसको आप देखिए, तो राइटर इसमें कह रहा है कि देखो कल रात को सूर्य चला गया था लेकिन आज आया, इसी तरीके से तुम मेरे बारे में सोचो कि मैं कल चला जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा और जिस तरह से सूर्य कल गया था और आज आ गया, मैं जाऊंगा मैं फिर चला आऊंगा। और ये भी कहना चाहता है राइटर अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से कि देखो सूर्य के पास तो ना तो कोई इच्छा थी, ना तो कोई अभिलाषा थी, ना कोई भाव था, फिर भी वो गया और चला आया, फिर भी वो गया और चला आया, उसके पास छोटे रास्ते भी नहीं थे। लेकिन मेरे बारे में तुम इतना क्यों डर रही हो, मेरे पास तो इच्छा और अभिलाषा है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम है और मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए आतुर रहूंगा। तो उस मिलने की जो आतुरता है वो मेरे अंदर उत्साह और उमंग पैदा करेगी और 110% मैं सूर्य से ज्यादा फास्ट अपनी जर्नी को पूरा करके फिर वापस तुम्हारे पास आऊंगा। ओके, अब हम लोग तीसरा स्टेंजा पर आते हैं और देखते हैं। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall। अब राइटर यहाँ क्या कह रहा है, अब राइटर यहाँ कि इंसान की जो अपनी शक्ति है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। कह रहा है कि इंसान की सामर्थ्य और शक्ति कितनी कमजोर है कि यदि उसका अच्छा समय, अच्छा वक्त अगर चला जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर्स, तो वह अपने अच्छे समय के जाने के बाद वो अपने अच्छे समय में से नया समय निकालकर उसमें ऐड नहीं कर सकता, अपने अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकता। कैन नॉट ऐड अनदर आवर, अपने अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकता। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं अपने जो अच्छा समय उसका चला गया है उसको वापस बुला सकता है। यानी राइटर इसमें इंसान की सामर्थ्य और शक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। राइटर कह रहा है कि बताइए इंसान की शक्ति, हाउ फीबल, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है कि यदि उसका गुड फॉर्च्यून फॉल, कि उसका अगर अच्छा समय खत्म हो जाए, चला जाए, तो वह अपने अच्छे समय में चला जाए तो वह अब अपनी तरफ से एक नया घंटा, नया उसमें एक आवर भी ऐड नहीं कर सकता, अच्छे समय का एक घंटा भी ऐड नहीं कर सकता। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो उसका अच्छा समय चला गया है, जो लॉस्ट आवर है, जो उसका अच्छे समय चले गए हैं, बीत गए हैं, उसको रिकॉल कर सकता, पुनः बुला सकता, पुनः ला सकता है, ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि कोई भी मेटाफिजिकल पोएट हो, उसकी पोएट्री में जरूर आप देखिएगा उसमें साइंस से एक सवाल रहता है ऐसा जो कि साइंस के पास उसका जवाब नहीं है, और आज भी इसका जवाब नहीं है साइंस के पास कि क्या हम अपने गए हुए वक्त को ला सकते हैं, गुजरे हुए वक्त को ला सकते हैं या आने वाले समय को जोड़ सकते हैं। ऐसा आज भी साइंस के पास जवाब नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है, आप लोग यहां देख लीजिए। बट कम बैड चांस, लेकिन हर किसी की जिंदगी में तो बुरा वक्त आता ही है। तो आज हमारी भी जिंदगी में बुरा वक्त आ गया, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ये हमारा बुरा वक्त ही तो है, क्योंकि तुम्हारा भी दिल थोड़ा सा घबरा रहा है मेरे दूर जाने से। तो क्या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मैं भी तुमसे दूर जा रहा हूं, तो मैं कोई खुश नहीं हूं, मैं भी निराश ही हूं, लेकिन क्या करूं, काम है, जाना ही पड़ेगा। तो हर किसी की जिंदगी में बुरे वक्त आते हैं, बुरा चांस आता है। लेकिन राइटर यहाँ पे क्या सजेशन दे रहा है,
वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन हमको बुरे वक्त को अपनी पूरी शक्ति के साथ, उसके साथ पूरी अपनी जितनी अंदर का सामर्थ्य, अपनी शक्ति है, इंसानी शक्ति है, उसके साथ बुरे वक्त से मुकाबला करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और बुरे वक्त ही तो हैं जो इंसान की जिंदगी में जब आते हैं तो उसे जिंदगी जीने की कला और जिंदगी कितनी लंबी है ये बताते हैं। देखिए बुरे वक्त जब इंसान के चालू होते हैं ना, तो उसको ना, जिसका अगर बुरा दिन आज का है, पूरा दिन बुरा है, तो उसको लगता है दिन कितना लंबा है, समय कटता नहीं है, तो दिन की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो वही बताता है कि जिंदगी कितनी लंबी है। और अच्छे दिन जिस दिन होते हैं, जिस दिन आपको बहुत इंजॉयमेंट मिल रहा था और सारी दिन बहुत खुश थे आप, तो समय कब भी जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए बुरे वक्त भी आना जरूरी है, ताकि ये आपको पता चले कि जिंदगी की लेंथ कितनी है, जिंदगी काफी लंबी है। ये बुरे वक्त ही बताते हैं, और बुरा वक्त जिंदगी जीने की आर्ट सिखाते हैं। इसलिए राइटर कहता है कि देखो, जब भी बुरा वक्त आए तो क्या करना चाहिए, उसको अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति के साथ उससे लड़ना चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त ही इंसान को उसकी जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। और जिंदगी कितनी लंबी है इसका एहसास भी बुरा वक्त ही दिलाता है। इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और बुरा वक्त आपको काफी अच्छा और एडवांस बना देता है, क्योंकि बुरा वक्त बहुत कुछ हमें सिखा कर जाता है। इसलिए हम लोग पहले से ज्यादा चालाक और एडवांस हो जाते हैं और स्थिति को समझने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में राइटर कहता है बुरा वक्त भी आना बहुत जरूरी है। तो आपने इस पूरे स्टेंजा में क्या देखा, इस पूरे स्टेंजा में दो चीजें आपने देखा कि एक तो राइटर इंसान की शक्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है कि इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है कि उसका अगर अच्छा वक्त उससे रूठ जाए, चला जाए, तो वह उसमें एक भी घंटा ऐड नहीं कर सकता अपनी तरफ से, और नहीं जो उसके अच्छे वक्त चले गए हैं उसको पुनः ला सकता है। बल्कि अगर बुरा समय आ गया है तो राइटर ये सजेशन दे रहा है कि आपको उसको पूरी शक्ति के साथ उससे जुड़ना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त ही जिंदगी की लंबाई को बताते हैं कि जिंदगी कितनी लंबी है। और जिंदगी जीने की कला भी बुरा वक्त ही सिखाता है। अच्छे वक्त में कोई कुछ ज्यादा सीखता नहीं है, बुरा वक्त ही सब कुछ सिखाता है कि जिंदगी क्या है, कैसे रहनी चाहिए, और इस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है। ये राइटर का थर्ड पूरा स्टेंजा का यही मतलब है। ओके, अब हम लोग चौथे स्टेंजा पे आ गए हैं। देखते हैं इसमें राइटर क्या कहना चाहते हैं। When thou sighest not wine, but sighest my soul away. राइटर कहना चाहते हैं कि जब तुम कराहती हो, साइस्ट मतलब होता है कराहना, साई मतलब होता है कराहना, जिसमें जब कोई कराहता है, ठीक है, रोने जैसा थोड़ा कराहता है, दर्द होता है तो आदमी कराहता है, वैसे जब तुम कराहती हो, दाउ साइस्ट नॉट वन, तो जब आप कराहेंगे ना तो मुंह से आवाज निकलती, तो उस थोड़ा सा एयर अगल बगल का जो माउथ के लिप्स के पास होते हैं वो भी थोड़ा हवाओं में भी हलचल होती है। तो राइटर कह रहा है कि जब तुम कराहती हो, दाउ साइस्ट नॉट वन, तो वह कराहने से जो हवाएं में हलचल पैदा हो रही है, तो तुम्हारे लिए वो बस हवाएं होंगी। वो हवा में जो हलचल हो रहा है वो हवाएं तुम्हारे लिए हो सकती है कि वो हवा में हलचल के बराबर हो, या दूसरों के लिए हो सकता है कि कराहने का मतलब होता है कि हवा में हलचल, लेकिन बट साइस्ट माय सोल, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा कराहना क्या है। जब तुम कराहती हो तो हो सकता है कि तुम्हारे अगल बगल की हवाएं हिलती हो और लोग उसको बस हवा मात्र और तुम्हारे कराहने को जनरल ले लेते हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा कराहना क्या है कि बट साइस्ट माय सोल है, कि तुम्हारे कराहने से मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है वो बाहर आ जाता है, मैं मरने को हो जाता हूँ, मेरा मन, मेरा हृदय मुझसे छीन जाता है, मुझसे दूर जाने लगता है। इसलिए प्रियतम, तुम मेरे जाने के बाद कराहना मत, क्योंकि अगर तुम कराहोगी तो मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं यह अनुभव होगा और मेरा दिल मुझसे रूठ जाएगा, मेरा मन ठीक नहीं रहेगा, मेरा हृदय अच्छा नहीं महसूस करेगा, मेरा मन मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए प्रियतम, तुम्हारे कराहने से मेरे ऊपर असर पड़ता है। और क्या पड़ता है? तुम्हारे कराहने से क्या होता है? मेरा हृदय मुझसे दूर चला जाता है। दूसरे लोग भले तुम्हारे कराहने को लगता होगा कि बस ये हवाएं हैं, क्योंकि कराहने से हवाओं में हलचल होती है, तो उनके लिए हवाएं होंगे, तुम्हारे लिए हो सकता है होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है प्रियतम। मेरे लिए तो तुम्हारे कराहने से मेरा हृदय रूठ जाता है, मेरा हृदय टूट जाता है, मेरा दिल, मेरा मन मुझसे दूर चला जाता है। When thou weepest unkindly kind, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड मतलब एकदम बेरहम तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से जब रोती हो, काफी बेरहमी से रोती हो, जिसमें लगता है कि काफी ज्यादा मार पड़ गई हो या कुछ ऐसा रोती हो, तो जब तुम रोती हो तो माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, डोथ डिके का मतलब होता है जम जाना। मेरी जिंदगी जो रक्त वाहिनियों में रक्त बह रही है, जिससे मेरी जिंदगी चल रही है, ये रक्त क्या हो जाते हैं? जमने लगते हैं और मेरी जिंदगी रुकने को हो जाती है। इसलिए प्रियतम, तुम्हारे रोने से भी मुझ पे प्रभाव पड़ता है कि मेरे रक्त वाहिनियों में चलने वाली रक्त
और खून का कतरा कतरा जमने लगता है और मैं मरने को हो जाता हूँ। इट कैन नॉट बी दैट thou lovest me as thou sayest, मतलब ये नहीं हो सकता कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो तुम ये कैसे कर सकती हो कि तुम रोगी, तुम कराहोगी और मैं उससे मरने को हो जाऊंगा, क्योंकि तुम तो मुझसे ज्यादा प्यार करती हो तो तुम मुझे मरने नहीं दोगी, और अगर तुम मुझे मरने नहीं दोगी तो तुम्हें बस रोना नहीं है और कराहना नहीं है। If in the time my life to waste, you are the best of me, और तुम मेरी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद वेस्ट नहीं करोगी और यही हम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। तो पूरे इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहा है समझिए। राइटर कह रहा है कि प्रियतम जब तुम कराहती हो तो कराहने से अगल बगल की हवा में, लिप्स के अगल बगल जो हवाएं होती हैं उनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन पैदा होता है, हवा इधर उधर होती है, उसमें हलचल पैदा होता है। तो हो सकता है दूसरे आदमी के लिए वो हवाओं का, तुम्हारा कराहना हवाओं में हलचल के बराबर हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा कराहना क्या है, मेरे हृदय को मुझसे दूर ले जाता है। और जब तुम रोती हो बेरहम, एकदम बेरहमी से रोती हो, तो मेरी नसों में, मेरे रगों में दौड़ने वाला खून जम जाता है और मैं मरने को जाऊंगा। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? राइटर कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राइटर कह रहा है कि तू से, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि यू लवेस्ट मी, कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तो तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे मरने नहीं दोगी, तुम मुझे ऐसे तड़पने नहीं दोगी। इफ इन फाइंड माई लाइफ टू वेस्ट, और तुम मुझे ऐसे बर्बाद होने नहीं दोगी मेरी जिंदगी को, एंड यू आर द बेस्ट ऑफ मी, और यही हम दोनों के लिए अच्छा है। ओके अब हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लास्ट स्टेंजा पर आ गए हैं, जो कि 5वां स्टेंजा है। इसको देखते हैं। लेट नॉट थाई डिवाइडिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। डिवाइडिंग हार्ट का मतलब होता है बच्चों पवित्र दिल, पवित्र दिल। यानी राइटर कह रहा है कि प्रियतम तुम अपने पवित्र दिल में नहीं आने दो। क्या नहीं आने दो? फोर थिंक, नहीं सोचो, ना आने दो, मी एनी इल, मेरे बारे में कोई भी गलत चीज, कोई भी गलत सोच नहीं आने दो। यानी राइटर इस 2 लाइन से कहना चाहता है लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। यानी राइटर कह रहा है कि प्रियतम, मेरी प्यारी बीवी, तुम अपने हृदय में, अपने पवित्र हृदय में, पवित्र दिल में मेरे बारे में गलत मत सोचो, मेरे बारे में गलत गलत ख्याल मत लाओ कि मैं जा रहा हूं तो मैं नहीं आऊंगा, मैं उधर ही रह जाऊंगा, मुझे कोई और सच्चा प्यार करने लगा, ऐसी कोई बात मत सोचो या मुझे कुछ हो जाएगा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि भाग्य को अपना खेल तो खेलना ही है, भाग्य पर किसी का तो जोर चलता नहीं, तो भाग्य अपना खेल तो खेलेगी ही। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि तुम जो घबरा रही हो, जो तुम डर रही हो, जो तुम्हारे पवित्र दिल में घबराहट और डर आ रहे हैं, वो क्या हो जाए, वो सब सही हो जाए। मैं जाऊं और तुम्हारे अंदर जो पवित्र दिल में मेरे बारे में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं वो सच हो जाए, क्योंकि जो भाग्य पर किसी की जोर चलती नहीं और भाग्य तो अपना खेल खेलेगी ही। तो राइटर इन 4 लाइन से ये कहना चाहता है, अपनी बीवी को समझा रहा है कि प्रियतम, माय डियर वाइफ, प्लीज मेरे बारे में अपने पवित्र से दिल में कुछ भी गलत ख्याल मत लाओ, क्योंकि देखो मैं बाहर जा रहा हूं। देखो बिहार में भी क्या होता है ना, इंसान को बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई घर से बाहर जाए ना तो उसको टोका टोकी नहीं करते, ना उसको बुरा कहते हैं, ना उसके बारे में बुरा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बिहार के लोगों का मानना है कि हो सकता है कि जो अगर हम उसको टोका टोकी करेंगे या बुरा कहेंगे या बुरा सोचेंगे तो हो सकता है वो जाएगा तो उसके साथ कुछ हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को राइटर यहां लेकर आया है। राइटर बोलता है कि प्रियतम, तुम अपने दिल में, इस पवित्र से दिल में मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, क्योंकि मैं अब यहां से बाहर जा रहा हूं, मुझे जाना ही है। तो हो सकता है कि भाग्य जो तुम्हारे दिल में चल रहा है मेरे बारे में बुरे ख्याल, भाग्य उसको सही कर दे, वह सही का मेरे साथ हो जाए। इसलिए प्लीज प्रियतम, तुम तो मेरा अच्छा चाहोगी, इसलिए अपने इस पवित्र से दिल में मेरे लिए बुरा मत सोचो। ओके, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बल्कि यह सोचो कि मैं यहां से अगर चला भी गया तो यह सोचना कि मैं यहां से गया नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूं, तुम्हारे बिस्तर पे हूं। बस यही है कि तुम उधर मुंह करके सोई हो और मैं इधर मुंह करके सोया हूं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए हुए हैं। और इस तरीके से तुम कभी घूम मत जाना प्रियतम, क्योंकि घूम जाओगी तो असलियत सामने आ जाएगी। घूम मत जाना, तुम बस उधर ही रहना, मेरी तरफ घूम के, नहीं कि तुम इधर घूम के देखना कि मैं हूं कि नहीं, नहीं घूमना नहीं, तुम बस ऐसा करना है कि तुम उधर पीट करके सोना और समझना कि मैं तुम्हारे पीछे हूं और
मैं तुम्हारे साथ हमेशा इस तरह से बना रहूंगा और तुमको मेरी अनुभूति होती रहेगी और इस तरीके से तुमको लगेगा कि मैं तुमसे दूर गया ही नहीं हूं। एंड दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। और जो लोग एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, अपने ख्यालों में जिंदा रखते हैं, अरे कहां से निकालेगी ये दुनिया एक दूसरे को? किसी के दिल से कोई थोड़े निकाल के फेंक देगा। अगर हमने तुम्हें दिल में जगह दे दी है, तुमने मुझे दिल में जगह दे दी है, तो ये दुनिया हमको ना तो तुम्हारे दिल से निकाल सकती है, ना तुम्हें मुझे मेरे दिल से निकाल सकती है। दुनिया का जोर क्या चल सकता है? दुनिया सिर्फ हमको फिजिकल जुदा कर सकती है। हम यहाँ है, तुम वहां हो, हमको हमारे बीच में दूरी कौन सी पैदा की जा सकती है? फिजिकल दूरी होती है, यानी हम तुम्हारे सामने नहीं होंगे, भौतिक रूप में नहीं होंगे, लेकिन ख्वाबों में, ख्यालों में, मनोवृत्ति में तो रहेंगे ना। साइकोलॉजी से कौन हटा देगा? इसलिए राइटर कहना चाहता है कि जो लोग एक दूसरे को मनों में जगह दे देते हैं, दिल में जगह दे देते हैं, वो कभी एक दूसरे से जुदा होते ही नहीं है। नेवर पार्टेड। उनको कोई भी माई का लाल एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए राइटर कहता है, राइटर यहां से लोगों को सीख भी देना चाहता है कि किसी को जगह देना है तो दिल में दो, मन में दो। भौतिक में मत रहो कि वो मेरे सामने अभी प्रेजेंट है कि नहीं है। अरे उसका सामने प्रेजेंट होना भी उतना सुख नहीं देगा जितना कि अगर आपने किसी को दिल में जगह दी है, जितना कि आपने मन में जगह दी है। तो वैसे व्यक्ति आपसे कभी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि आपके दिल और मन पे किसी का जोर नहीं चल सकता, ना भाग्य का, ना किसी का, ना खुदा का, ना यहाँ के खुदा के बनाए हुए बंदों का, किसी का कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें, एक दूसरे की जिंदगी में रहें, इसलिए जगह दिल में दीजिए। आजकल भावनाओं में जगह दो, दिल में जगह दो, मन में जगह दो, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हो क्या रहा है? राइटर तो ये सजेशन आपको दे रहा है और अपनी बीवी को भी समझा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वास्तविकता में? दुनिया में हो क्या रहा है? दुनिया में लोग दिल में, मन में और ख्यालों में जगह देने के बजाय भौतिक रूप से देखना पसंद करते हैं कि आप मेरे सामने हैं कि नहीं है। कैन आई टच यू नॉट? मैं आपको छू सकता हूं कि नहीं? अगर मैं आपको छू के सकता हूं और स्पर्श करके पता लगता है कि हाँ अब तुम मेरे सामने, तब उसको लगता है कि मेरे सामने हो। तो ऐसे जो ख्याल रखते हैं, आजकल का यही जनरेशन का सोच है, तो ऐसे जो ख्याल रखते हैं उनकी ख्याल गलत है, क्योंकि ऐसे ख्याल रखने वाले लोगों को, जो कि सामने लोगों को देखकर मानते हैं कि वो उसके साथ है, तो उसको कोई भी जुदा कर सकता है। कोई आएगा उसे उठा के लेके चला जाएगा, कोई आएगा उसे अपने साथ लेके चला जाएगा। तो फिजिकल नहीं, क्योंकि फिजिकल जो प्रेजेंस है उसको तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जो लोग एक दूसरे को अपने दिलों में जगह दे देते हैं, मन में जगह दे देते हैं, ख्यालों में जगह देते हैं, ख्यालों पे जोर किसका है? ना खुदा का, ना खुदा के बंदे का। दिलों पे जोर किसका है? ना खुदा का, ना खुदा के बंदे का। इसलिए राइटर कहता है कि दिलों में जगह दो, ख्यालों में जगह दो, मन में जगह दो, और ऐसे जगह देने पर तुमको कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और यही ख्याल और यही सोच विचार राइटर अपनी बीवी को भी लास्ट 2 लाइन में समझा रहा है कि मुझे बस तुम फील करो, ठीक है? तुम मुझे अंतरात्मा में फील करो, और जब अंतरात्मा में फील करने लगोगे तो तुम्हारे मेरे फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर चिंता रहूंगा। ये है लास्ट पैराग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।